प्यारे बच्चों, सभी को इस कोरोना महामारी से सचेत रहने की जरूरत है। इसमें हम अपना जो क्लासेस पढ़ाई लगातार जारी रखें, इसके लिए हमने संविधान के बारे में बातें की, संविधान की विशेषताओं के बारे में कुछ चर्चा की थी। संविधान की हमने 5 विशेषताएं पढ़ी थी, लेकिन भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं। संविधान की पहली विशेषता थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। यानी जो हमारा संविधान है, किसी बाहरी जनता द्वारा थोपा गया नहीं है, किसी अन्य संस्था या अन्य देश द्वारा। ये संविधान हमने खुद ही, हमारी संविधान सभा ने बनाया है। ये हम पहले भी प्रथम वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि हमारा जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। और इसके बारे में अब दूसरा है कि हमारे संविधान की विशेषता है दूसरी, प्रस्तावना। किसी भी संविधान की प्रथम उसकी प्रस्तावना होती है, उसके संविधान के मौलिक उद्देश्य और लक्ष्यों को प्यारे बच्चों किसमें दर्शाया जाता है? प्रस्तावना के अंदर दर्शाया जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की, इसके महत्व को देते हुए भारतीय संविधान की क्या कहा गया है? आत्मा भी कहा गया है। डॉक्टर के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली। इसको प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली। किसने कहा है? डॉक्टर के एम मुंशी ने कहा। और इस प्रस्तावना के महत्व को देखते हुए इसको क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। एक बार सुने, प्रस्तावना किसी भी देश के संविधान के मौलिक उद्देश्य और लक्ष्यों को, यानी उनके संविधान सभा का क्या उद्देश्य था कि हमारा संविधान कैसा हो, उन सब को प्रस्तावना के अंदर बताया गया है। इसको राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? डॉक्टर के एम मुंशी ने। इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। तीसरी विशेषता है कि विश्व का सबसे विशाल संविधान, विश्व का सबसे विशाल संविधान, यानी जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? पहले तो 395 मूल अनुच्छेद हैं, वर्तमान में 448 तक हो गए हैं। और अनुसूचियां पहले जब बना था, जब 8 थी, आज कितनी अनुसूचियां हैं? 12 भाग। पहले इसमें 18 भाग थे, आज 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। विश्व का सबसे विशाल या बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। इसके लिए हम, जैसे कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा एवं प्राचीन संविधान, उसमें केवल मात्र अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा में 147 और ऑस्ट्रेलिया 128, दक्षिण अफ्रीका 153 अनुच्छेद हैं। डॉक्टर हरि विष्णु कामत ने कहा है कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। इसने कहा है हरि विष्णु कामत ने कहा है कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। अगली विशेषता है कि लिखित एवं निर्मित संविधान।
लिखित एवं निर्मित संविधान, यानी हमारा संविधान कैसा है, लिखा हुआ है और क्या किया हुआ है, निर्मित किया हुआ है, बनाया हुआ है। हमारा संविधान लिखित एवं निर्मित है। इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये हमारे संविधान सभा ने अनेक देशों का अध्ययन करके और उनके जो अच्छे आर्टिकल्स थे वो हमारे संविधान में निहित किए गए। 5वीं विशेषता है कि संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संसदीय शासन व्यवस्थापिका में कार्यपालिका सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार का मूल्यांकन जनता एक निश्चित समय के बाद करती है, 5 साल के बाद जब चुनाव होते हैं, लेकिन व्यवस्थापिका कार्यपालिका का दिन प्रतिदिन मूल्यांकन करती है। तो हमारे देश के अंदर ऐसी व्यवस्था की गई कि यदि जब तक कार्यपालिका तब तक काम करती है जब तक व्यवस्थापिका का विश्वास होता है। किसी भी एक मंत्रिमंडल के सदस्य या मंत्री के साथ अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा देना पड़ता है। ये हमारी 5वीं विशेषता है, संसदीय शासन व्यवस्था। अब बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था नंबर 6, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। 6वीं विशेषता है हमारी मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य का समावेश है। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान। किस देश के संविधान से? अमेरिका से। और कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। किस देश से? रूस से। मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हमारा संविधान बना था तब मौलिक अधिकार थे लेकिन कर्तव्य नहीं थे, क्योंकि इन कर्तव्यों का समावेश बाद में किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा? 42वां संशोधन हुआ था, उसके द्वारा कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 इनका समावेश किया गया, पहले नहीं थे। जबकि अधिकार प्रारंभ में हमें 7 अधिकार दिए गए थे। प्रारंभ में कितने अधिकार थे? 7 अधिकार। और संविधान के कौन से भाग में है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार? संविधान का भाग 3। कौन से भाग में है? भाग 3 के अंदर थे। लेकिन 7 अधिकार इनको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें जो अमेंडमेंट हुआ संविधान संशोधन के द्वारा, एक मौलिक अधिकार घटा दिया गया और कितने कर दिए गए? 6 कर दिया। तो वो 7वां कौन सा हटाया गया? वो 7वां, प्यारे दोस्तों, वो 7वां हमारा जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया और उसको अब कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 क में उसे जगह दी गई। पहले वो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 में था, अब उसे कानूनी अधिकार कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कितने अधिकार हो गए हमारे पास? केवल 6 अधिकार हो गए। पहले कितने थे? 7 अधिकार। हम अधिकारों की बात करते थे, हम कई दिन तक अंग्रेजों के गुलाम थे। हमारे संविधान निर्माताओं का ये उद्देश्य था, ये विचार था कि हम अपना कर्तव्य पालन करेंगे, लेकिन जैसे जैसे उनको आवश्यकता हुई तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल 10 कर्तव्य निर्धारित किए गए। ये रूस के संविधान के प्रारूप के आधार पर इनको लिया गया। अब 11वां इसमें एक
कर्तव्य और बढ़ा दिया। अब इसमें कितने कर दिया 11। 86वां संविधान संशोधन जो 2002 जो अप्रैल 2009 में पास हुआ, जो 1 अप्रैल 10 से जो लागू हुआ, उसके अंदर अब एक कर्तव्य बढ़ा दिया गया है। वे कितने कर दिए गए हैं 11। इसका कौन से भाग 4A में और ए में इसको अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेदों की भी बात करें हम साथ साथ, 51 में इसका कर्तव्य दिए गए हैं। और अधिकारों के कर्तव्य के अनुच्छेद हैं 12 से लेके 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये जो 11वां कर्तव्य आपका जोड़ा गया, ये था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के अवसर माता अभिभावक संरक्षक जो भी है वो उपलब्ध कराएगा। एक इसी के अंदर एक और जोड़ा गया है, शिक्षा के अधिकार को एक और जगह दी हुई है। एक हमें ये ध्यान देने की बात है कि अनुच्छेद 21A में एक शिक्षा के अधिकार को भी जगह दी गई। शिक्षा के अधिकार को हमें ये भी बात जान लेनी चाहिए कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय के अंदर शरण ले सकते हैं। और अनुच्छेद 32 के तहत हमारा न्यायालय हमारे अधिकारों की सुरक्षा या सुरक्षा करता है। हमें अपने अधिकारों की सुरक्षा कौन दिलाता है? न्यायालय दिलाता है। एनसी छागला ने कहा कि ये बहुत भारत में एक अच्छी व्यवस्था की गई है कि एक स्वतंत्र न्यायालय के द्वारा हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। अब अगली विशेषता है कि हमारे देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए। क्या दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व। सातवीं विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। ये हमारे राइट्स में ही है। नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 संविधान के भाग 4 में अनुच्छेदों की हम बात करें, आर्टिकलों की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेके कहां तक है? 51 तक। इनके बारे में विस्तार से जब हमारे टॉपिक आएंगे तब हम एक एक के डिटेल में भी अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी सामान्य बात करें, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। ये भाग 4 में है और ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड। किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड। किसी भी देश को उसकी कैसे काम करे देश की सरकार, उस काम के लिए नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं भावी कार्य रूपरेखा के आधार पर कि वो सरकार कैसे काम करे। नीति निर्देशक तत्व के अनुरूप यदि कोई सरकार कार्य न करे तो हम उसे न्यायालय में नहीं ले जा सकते। ये विषय न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब आप किसी भी सरकार के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते कि इन्होंने इस नीति निर्देशक तत्व के अनुसार काम नहीं किया। नीति निर्देशक तत्वों की हम बात करें, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। इसके क्रियान्वयन को बाध्य नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों का कई परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका आंसर आएगा आर्थिक एवं सामाजिक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक
लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यहाँ पे आप कैमरे का फोकस कीजिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक एवं सामाजिक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसका उद्देश्य है, नीति निर्देशक तत्व का। अब हम अगला चर्चा करेंगे, अगले विशेषता के बारे में हम पढ़ेंगे समाजवादी तत्व। आठवीं हमारी विशेषता है समाजवादी तत्व। समाजवादी तत्व समाजवादी तत्व पहले भारत के संविधान में शब्द नहीं था, प्रस्तावना में सॉरी। भारत के कभी भी न तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाता है न समाजवाद, बीच का मिश्रित अर्थव्यवस्था की भारत हमेशा बात करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है समाजवादी राज्य। देखो आज हम इस पूरी विशेषताओं को खत्म करेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा रहेगा, इसलिए बच्चे ध्यानपूर्वक सुने, लंबा ध्यानपूर्वक गरीब बनाए। समाजवादी तत्व 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़ा गया था। किसमें, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। समाजवाद के यानी भारत सरकार, भारत की व्यवस्था, भारत का संविधान न तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, नहीं समाजवाद की। दोनों का मिश्रित रूप बनाते हैं, मिश्रित रूप बनाते हैं, यानी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ये हमारी 8वीं विशेषता थी। अब हम 9वीं की बात करेंगे, वैक्स मताधिकार। 9वीं विशेषता है वैक्स मताधिकार। भारत के संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि जो नागरिक वैक्स नागरिक है उसको मत देने का क्या है, अधिकार है। जब भी सरकार के चुनाव होंगे लोकतंत्र में तब मत देने का अधिकार है। ये वैक्स नागरिक की उम्र हर देश में अलग अलग निर्धारित की गई है। वर्तमान समय में हमारे देश में वैक्स नागरिक की उम्र 18 साल है। पहले हमारे ही देश में ये वैक्स नागरिक की उम्र कितनी थी, 21 वर्ष थी। पहले कितनी थी, पहले हमारे देश में वैक्स की उम्र थी 21 वर्ष, लेकिन एक संविधान अमेंडमेंट हुआ 61वें संशोधन के द्वारा इसकी उम्र को कितनी कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। यानी अब जो नागरिक, भारत का नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष है वो मत दे सकता है। ऐसे नहीं कि मेरी उम्र 18 वर्ष होगी मैं मतदान करूंगा ही, उसके लिए आपको आपकी मतदाता सूची के अंदर आपको नाम जुड़ाना पड़ेगा, लेकिन आप योग्य हो गए यदि आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है। अगली विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द से ही लग रहा है ये समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। शब्द से यह पंथ निरपेक्ष यानी किसी भारत की सरकार न तो किसी तरह की धार्मिक है, किसी भी धर्म के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, न किसी धर्म का संरक्षण करेगी, एकदम तटस्थ का काम करेगी। ये पंथ निरपेक्षता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, लेकिन ये कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। डॉक्टर वेंकट रमन ने क्या कहा है इसके बारे में, डॉक्टर वेंकट रमन ने कहा कि भारत की पंथ निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक है, पंथ निरपेक्ष राज्य
न तो धार्मिक है न अधार्मिक है, यानी न तो इसको धर्म में जोड़ सकते हो, नहीं आप अधार्मिक है, न धर्म विरोधी है, न बल्कि धर्मकारी और सिद्धांतों से ये बिल्कुल हटके है। क्या है? बिल्कुल हटके है। ये पृथक व्यवस्था है। यह धार्मिक मामलों में सदा तटस्थ है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, अपनाने और प्रचार का क्या है? अधिकार है। सरकार किसी को ऐसे नहीं बाध्य करेगी कि आप इस धर्म को अपने, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं। ये हमारी 10 विशेषताएं अभी हो गई हैं। ग्यारहवीं विशेषता है विलक्षण दस्तावेज। विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार प्रश्न भी आया हुआ है कि भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है, क्यों? बताइए। तो सामान्य से हमारी किताबों में भी 1-2 लाइन आती है। विलक्षण दस्तावेज यानी भारत का संविधान के अंदर भारत की जनता के उच्च मूल्य और आकांक्षाओं को स्थान दिया गया है, इसीलिए भारत के संविधान को क्या कहते हैं? विलक्षण दस्तावेज। इस बात को ध्यान से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। भारत के संविधान में भारतीय जनता के मूल्यों और आदर्शों को, आकांक्षाओं को स्थान दिया गया है, इसलिए इसको एक विलक्षण दस्तावेज कहा जाता है। आधारभूत जो भी मूल्य हैं, हमारे विलक्षण दस्तावेज दक्षिणी अफ्रीका देश ने, कौन सा देश? दक्षिणी अफ्रीका देश ने भारत के संविधान को एक मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। मैं फिर पुनः दोहराना चाहता हूं कि भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने अपने बहुत दूरदृष्टि से आगे आने वाले समय को सोचते हुए जनता की आकांक्षाओं, मूल्यों को इसके अंदर स्थान दिया गया है। अगली विशेषता हम पढ़ेंगे एकात्म एवं संज्ञात्मक तत्वों का संयोग। एकात्म एवं संज्ञात्मक तत्वों का संयोग। देखें, हम देखें, हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे सोचा कि पूरा देश भी एक रहे, संगठित रहे, लेकिन हम राज्यों को भी कुछ स्वायत्ता दे सकें, दोनों काम कर सकें, केंद्र की भी हमारी एकता भी बनी रहे और राज्यों को भी छूट दे दी जाए। तो हमारे संविधान में केंद्र को भी और राज्यों को भी संघात्मक और संघात्मक दोनों मिश्रित होगा।